अस्सलामुअलैकुम क्लास। मैं हूँ खिज़र अब्बास, लेजेंड कॉलेज मुल्तान से। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वेब इंजीनियरिंग। वेब इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर में हमने ASP.NET डायनामिक वेब पेजेस और कॉमन गेटवे इंटरफेस को डिस्कस किया था और जावा सर्वलेट को भी हमने पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम जो सर्वलेट हैं उनके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो API हैं उनको डिटेल में देखेंगे कि ये क्या हैं, किस तरह से वर्क करते हैं और इनकी ज़रूरत क्यों आती है। JavaX डॉट सर्वलेट एंड JavaX सर्वलेट डॉट HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और सिंपल JavaX सर्वलेट जो हैं ये बेसिकली ये पैकेजेस हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं इंटरफेसेस एंड क्लास फॉर सर्वलेट डॉट API के। सर्वलेट API के लिए जो क्लासेस और इंटरफेस जो रिप्रेजेंट करते हैं पैकेज, वो हमारे पास JavaX डॉट सर्वलेट भी है और JavaX सर्वलेट डॉट हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP भी हैं। JavaX सर्वलेट जो है ये पैकेज, इसके अंदर काफ़ी सारे इंटरफेस और क्लासेस हैं जो कि यूज़ करते हैं सर्वलेट, जावा सर्वलेट यूज़ करते हैं, या फिर वेब कंटेनर जो होता है, वेब कंटेनर के अंदर सर्वलेट होते हैं। दीज आर नॉट स्पेसिफिक टू एनी प्रोटोकॉल, ये किसी स्पेसिफिक प्रोटोकॉल के लिए नहीं होते। जावा सर्वलेट, JavaX सर्वलेट और जो JavaX सर्वलेट डॉट HTTP है ये भी पैकेज है, इसके अंदर इंटरफेस क्लासेस हैं, लेकिन जो ये सर्वलेट है ये एक स्पेसिफिक ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए ये पैकेज यूज़ किया जाता है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो जावा सर्वलेट के अंदर पैकेजेस डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि हमारे पास सर्वलेट है, सर्वलेट डॉट रिक्वेस्ट है, सर्वलेट रिस्पॉन्स है, रिक्वेस्ट डिस्पैचर है, सर्वलेट कन्फिग है, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट है, सिंगल थ्रेड मॉडल भी है, फ़िल्टर भी है, फ़िल्टर कन्फिग भी है। अब हम बात करते हैं सर्वलेट इंटरफेस की। सर्वलेट इंटरफेस जो है ये हमें प्रोवाइड करता है सर्वलेट के इंटरफेस जो कि मेथड्स डिफाइन कर रहे हैं या सर्वलेट जिनके मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सर्वलेट इंटरफेस प्रोवाइड्स कॉमन बिहेवियर टू ऑल द सर्वलेट डॉट सर्वलेट इंटरफेस डिफाइन मेथड्स दैट आर सर्वलेट मस्ट इम्प्लीमेंट। इनको हम ज़रूरत की वजह से इनको क्रिएट भी करते हैं, ठीक है, और जो क्रिएट करते हैं वो डायरेक्टली भी करते हैं, इनडायरेक्टली भी करते हैं। और इसके लाइफ साइकिल में 3 मेथड हैं जो कि इसको इनिशियलाइज करने में सर्विस और रिक्वेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम सर्वलेट को इनिशियलाइज करने के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, जब रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाती है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। सर्वलेट आर्किटेक्चर जो है इसके अंदर 4 मेजर पॉइंट हैं जो कि सर्वलेट आर्किटेक्चर कम अंडर द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। सर्वलेट को हम किसी भी एप्लीकेशन के डायनामिक पेज के लिए हम यूज़ करते हैं। मेनली सर्वलेट आर यूज टू डेवलप सर्वर साइड एप्लीकेशन। सर्वलेट को हम यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए? किसी भी सर्वर साइड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। सर्वलेट से पहले जो हम यूज़ करते थे वो है कॉमन गेटवे इंटरफेस। सर्वलेट आर यूज टू परफॉर्म क्लाइंट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टास्क डायनेमिकली। जो क्लाइंट है जब भी किसी वेब एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट करता है, फॉर एग्जांपल ब्राउज़र में हमने किसी भी एप्लीकेशन का लिंक लिखा है और उसको हमने ओपन करना है, तो उसकी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देना किसका काम है? सर्वलेट का काम है। और कौन कौन से टास्क हैं जो सर्वलेट जो है परफॉर्म करता है? फर्स्ट नंबर पे है हमारी जो भी एप्लीकेशन है उसका फ़्लो जो है उसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? सर्वलेट कर रहा होता है। अभी किस तरह से हमारी एप्लीकेशन की वर्किंग है। और जो हमारे वेब पेज है इसका जो कंटेंट है वो डायनामिक जो होता है, उसको डायनामिक करने में कौन वर्क कर रहा होता है? सर्वलेट वर्क कर रहा होता है।
और जो सर्वर के ऊपर जो लोड होता है उसको बैलेंस कौन कर रहा होता है? सर्वलेट कर रहा होता है। और इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस लॉजिक में। ये आपको फिगर शो हो रही है स्क्रीन के ऊपर। इसमें सर्वलेट का आर्किटेक्चर है। जिस तरह देखें, आपको क्लाइंट या वेब ब्राउज़र का एक बॉक्स नज़र आ रहा है, ये रिक्वेस्ट करता है वेब ब्राउज़र, तो आगे वेब कंटेनर में ये रिक्वेस्ट जाती है, उसके अंदर होते हैं सर्वलेट। वेब कंटेनर में एक या एक से ज़्यादा सर्वलेट होते हैं जो क्या करते हैं, वर्किंग करते हैं और डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करके जो भी रिस्पॉन्स होता है वो फिर ब्राउज़र में सेंड कर देते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। इसमें 3 चीज़ें हमने देखी हैं। एक है क्लाइंट, दूसरा है वेब सर्वर और तीसरा था वेब कंटेनर। क्लाइंट कौन है? यूज़र। इस आर्किटेक्चर में वेब ब्राउज़र क्या है? एक क्लाइंट है, या फिर हमारा जो यूज़र इस वेब ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्लाइंट कहते हैं। द क्लाइंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग रिक्वेस्ट और या HTTP रिक्वेस्ट टू वेब सर्वर एंड प्रोसेस द वेब सर्वर रिस्पॉन्स। आप देखें कि जो भी यूज़र होता है वो रिक्वेस्ट सेंड करता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को, और वेब सर्वर उसे क्या करता है? प्रोसेस करता है। वेब सर्वर controls how web user access hosted file and it's responsible for processing user request and response। यूज़र की रिक्वेस्ट को गेट करना और उसको प्रोसेस करके रिस्पॉन्स देना, ये भी वेब सर्वर की ड्यूटी है। सर्वर इज सॉफ्टवेयर, इट अंडरस्टैंड URL and hypertext transfer protocol। Whenever a browser need to host a file on web server, process client request using an HTTP request. If it find the requested file, send it back to the browser through the hypertext transfer protocol। अब देखें कि अगर यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है, किसी भी वेबसाइट का लिंक देता है, तो उसकी फ़ाइल वो चेक करता है कि क्या इसके ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के थ्रू उसको रिस्पॉन्स में वो फाइल सेंड कर देता है। ये किसका काम है? सर्वर का काम है। हमारे पास 2 टाइप्स हैं। वेब सर्वर स्टैटिक भी होते हैं और डायनामिक वेब सर्वर भी हैं। इन स्टैटिक वेब सर्वर इट सेंड द फाइल एट इट, बट इन डायनामिक वेब द सर्वर होस्टेड फाइल इज अपडेटेड बिफोर इट सेंड टू द ब्राउज़र। अब देखें कि स्टैटिक और डायनामिक की बात हो रही है कि जब भी यूज़र की रिक्वेस्ट आती है, जब भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट आती है सर्वर के ऊपर, उसमें स्टैटिक अगर वेब पेज है तो वही पेज हाइपरटेक्स्ट के थ्रू क्लाइंट को रिस्पॉन्स दिया जाता है। अगर तो है डायनामिक, डायनामिक क्या होता है? पहले वो फाइल क्या होती है? अपडेट होती है, अपडेट होने के बाद वो क्लाइंट को सेंड कर दी जाती है, रिस्पॉन्स दिया जाता है कि जो जिसने रिक्वेस्ट सेंड की होती है। वेब कंटेनर एक बेसिकली हमारे वेब सर्वर का एक कंपोनेंट है जो कि इंटरेक्ट कर रहा होता है जावा सर्वलेट के साथ, और कंटेनर रिस्पॉन्सिबल होता है सर्वलेट की तमाम लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, और ये हमारी मैपिंग करता है URL की। जो भी हमने एड्रेस दिया है, यूज़र ने, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, तो इसकी मैपिंग टास्क की कौन कर रहा होता है? वेब कंटेनर। वेब कंटेनर हैंडल्स द रिक्वेस्ट ऑफ द सर्वलेट्स, JSP and other files at the server side। The important tasks performed by servlet are loading and unloading servlet, creating and managing request and response objects, परफॉर्मिंग सर्वलेट मैनेजमेंट ओवरऑल टास्क। तमाम आप ये जो हमारे टास्क होते हैं, सर्वर के ऊपर कोई रिक्वेस्ट आ रही है या उसका रिस्पॉन्स है, तो उसको परफॉर्म कौन कर रहा होता है? ये वेब कंटेनर के अंदर जो सर्वलेट होते हैं। ये तो बात थी हमारी सर्वर साइड प्रोग्रामिंग की, कि सर्वर साइड प्रोग्रामिंग में सर्वलेट किस तरह से वर्क करते हैं और किस लैंग्वेज में हम सर्वलेट लिखते हैं। तो अब बात होती है कि अब जब भी कोई यूज़र रिक्वेस्ट सेंड करता है, फॉर एग्जांपल अब हम एक सिनेरियो ले लेते हैं कि यूज़र ने किसी भी, अब एडमिशन की बात करते हैं किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो अगर किसी यूज़र ने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो वो उसका जो पेज आएगा वो डायनामिक होगा,
उसमें यूज़र क्या करता है, वैल्यूज़ जो है, फील्ड्स जो हैं वो फिल करता है। यूज़र ने पोस्ट किया, वो फॉर्म सेव किया, वो सर्वर साइट पहुंच गया, सर्वर के ऊपर सर्वलेट रन होंगे। अब देखें कि जो उसका डाटा है उसको हमने टेम्परेरी नहीं रखना, परमानेंट रखना है, कि ताकि हम बाद में इसके यूज़ कर सके, इसकी रिपोर्ट जनरेट की जा सके। तो उस डाटा को स्टोर करने के लिए हमें कोई ना कोई स्पेस चाहिए होगी, कोई ना कोई मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर चाहिए होगा। तो इसके लिए हम यूज़ करते होते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे डाटा को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, और उसकी कनेक्टिविटी हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ करते हैं, क्योंकि क्लाइंट साइड से जो डाटा है वो यूज़र गेट कर रहा है, तो सॉरी वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गेट कर रही है, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम डेटाबेस में उस डाटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इन मोस्ट ई बिजनेस सोल्यूशन कनेक्टिविटी इज बैक इन डेटाबेस इंजन्स बिकम ए नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। अब देखिए कि हम डेटाबेस की बात करते हैं तो हम MySQL यूज़ करते हैं, SQL सर्वर यूज़ करते हैं, Oracle यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था और प्रीवियस जो चैप्टर था, इसके अंदर हमने कॉमन गेटवे इंटरफेस और सर्वलेट को पढ़ा है। तो अब हम आ गए हैं सर्वर साइड डेटाबेस की तरफ। डेटाबेस के अंदर डाटा को हमने किस तरह से मैनेज करना है, डेटाबेस के अंदर किस तरह से डाटा स्टोर हो रहा होता है, उसके ऊपर किस तरह से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक है। अगर बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, रिलेशनल डेटाबेस कौन सी है? रिलेशनल डेटाबेस से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि डेटाबेस क्या है। अ डेटाबेस इज सेट ऑफ डाटा स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर। डेटाबेस क्या है? एक सिस्टम है जो कि हमारे डाटा को स्टोर कर रहा होता है कंप्यूटर के ऊपर। दिस डाटा इज यूजली स्ट्रक्चर्ड इन वे दैट मेक डाटा इजली एक्सेसिबल। तो इस वे में डाटा को हम स्ट्रक्चर्ड करते हैं कि ताकि हम इसको ईजिली एक्सेस कर सकें। रिलेशनल डेटाबेस वो है कि जिसके अंदर डाटा जो है वो रिलेशन में हो। रिलेशन कहते हैं टेबल को, टेबल रो और कॉलम पे मुश्तमिल होती है। तो इसके अंदर रो में तो रिकॉर्ड आ रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। जो इसके कॉलम है, कॉलम में उस ऑब्जेक्ट्स की फील्ड होती हैं। फील्ड मुराद उसके एट्रीब्यूट्स। अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड अगर हमने डेटाबेस में स्टोर करना है तो स्टूडेंट हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़, इसके एट्रीब्यूट्स, उसकी आईडी है, उसके नेम है, उसका फादर नेम, उसका एड्रेस, उसकी क्लास, उसके जेंडर, कॉन्टैक्ट, ये सब चीज़ें क्या हैं, उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो इन तमाम एट्रीब्यूट्स को हमने ऑर्गेनाइज करके डेटाबेस में रखना है कि ताकि इन फ्यूचर हमने यूज़ करना हो तो इसके एक्सेसिबल क्या हो, ईजली हो। अ रिलेशनल डेटाबेस इज़ अ टाइप ऑफ डेटाबेस। ये डेटाबेस की टाइप है और इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्ड होता है वो रिलेशन के फॉर्म में होता है, कि इसके अंदर जो डाटा है वो रिलेशन में स्टोर हो रहा होता है। रिलेशन क्या होते हैं? टेबल्स। टेबल के अंदर रो और कॉलम होते हैं। टेबल कैन हैव हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, समटाइम इवन के मिलियन ऑफ रोज ऑफ डाटा। दीज रोज आर ऑफन कॉल्ड रिकॉर्ड। तो इन रोज को हम क्या कहते हैं? रिकॉर्ड कहते हैं। टेबल कैन आल्सो हैव मैनी कॉलम ऑफ डाटा। कॉलम्स आर लेबल्ड विद डिस्क्रिप्टिव नेम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि एक टेबल के अंदर जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो हम कॉलम में डिफाइन कर देते हैं कि ये कॉलम आईडी का है, ये नेम का है, ये फादर नेम का है, और इसी तरह से एज और उसकी क्लास, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स जो होती हैं, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, ये हम कॉलम में डिफाइन कर देते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ प्रोग्राम that allow use to create, update and administer a relational database. Most relational database management system use SQL language. SQL language कौन सी है? Structured query languages. हमारे जो
ओरेकल है, इसके अंदर भी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी है, एसक्यूएल भी है, और इस तरह से माई सीक्वल है। ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एसक्यूएल सर्वर की बात करें तो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDBMS, और ओरेकल भी, और इसी तरह से माई सीक्वल भी। तो इसके अंदर जो हम डाटा स्टोर करते हैं या उससे एक्सेस करते हैं, रिट्रीव करते हैं, तो उसके लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज का एक अपना सिंटैक्स होता है जिसमें डिफरेंट स्टेटमेंट्स चल रही होती हैं। जिस तरह से हमारे पास इंसर्ट की स्टेटमेंट है, सेलेक्ट की स्टेटमेंट है, अपडेट की स्टेटमेंट है, और इसी के साथ हमारे पास डिलीट की स्टेटमेंट है। अब हम इसके कुछ एसक्यूएल स्ट्रक्चर की लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं और इसके सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं कि इसका सिंटैक्स कैसे होता है। एसक्यूएल स्ट्रक्चर की लैंग्वेज इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू कम्युनिकेट विद डाटा स्टोर्ड इन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि इंटरेक्ट करती है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ। एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर की लैंग्वेज है, इसका सिंटैक्स है जिसके अंदर हम इंग्लिश के कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, विच मेक इट रिलेटिवली ईजी टू राइट, रीड एंड इंटरप्रेट। मैनी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज SQL and variation of SQL to access data and table. For example, SQLite is relational database management system. SQLite contain a minimal set of SQL command which are the same across all relational database management system. इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्टेटमेंट्स की बात करते हैं। Most of the action you need to perform on database are done with SQL statement. अगर हम बात करें कि एक टेबल है हमारे पास कस्टमर्स का, उस कस्टमर्स की आईडी है, कस्टमर्स का नेम है, कस्टमर तो उसकी प्रोडक्ट्स जो उसने परचेज़ की हैं, तो ये सारी हमारा जो रिकॉर्ड है वो किस में है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर है। तो उसमें से सिलेक्ट करना है कि कस्टमर की टेबल में कौन कौन सा रिकॉर्ड है। तो अगर इसके सिंटैक्स की बात करें तो हम इस कीवर्ड यूज़ करेंगे सिलेक्ट। अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम हमने सेलेक्ट करना है, जिस तरह से उसका नेम है, उसकी आईडी है, तो हम नेम आईडी के दरमियान में कॉमा लगा के फ्रॉम, कहाँ से हम सेलेक्ट कर रहे हैं, उस टेबल का नाम लिख देंगे। तो इसमें अगर सारा डाटा आपने फैच करना है कि जो भी टेबल के अंदर है, कोई स्पेसिफिक कॉलम आपने फैच नहीं करने, तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर्स। कस्टमर्स की टेबल में से जो भी डाटा है सारा सेलेक्ट हो जाए। अब इसी तरह से अगर हमने कोई स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करने हैं तो उसका सिंटैक्स ये है कि सिलेक्ट कॉलम 1, जो भी कॉलम का नेम है वो लिखेंगे, कॉमा कॉलम 2, इस तरह से जितने भी आपने कॉलम सेलेक्ट करने हैं, और एंड पे हम लिखेंगे फ्रॉम, कहाँ से, टेबल का नेम, जिस टेबल से आपने डाटा फैच करना है। एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट क्या है कि हम एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज में कि जिसमें हम डाटा टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम एक एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, कोई भी यूज़र साइन अप करता है तो उसमें अपना नेम, उसका मेल एड्रेस और पासवर्ड ये सेव करता है। तो ये सेव डाटाबेस में हो रहे होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन का वर्क ये होता है कि वो उस क्लाइंट साइड से लेके डाटाबेस तक ले जाना, उसको सेव कराना, किसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का वर्क है। तो आगे हम क्यूरी लगाते हैं, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के भी उस ऑब्जेक्ट से डाटा लेके डाटाबेस में स्टोर करा दें। तो इंसर्ट का क्या मेथड है, सिंटैक्स है कि इंसर्ट इनटू टेबल, टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं, किस टेबल में, जिस टेबल में हम इंसर्ट कर रहे हैं। अब पैरेंथेसिस में हम कॉलम के नेम लिखेंगे, आईडी है, नेम है, फादर नेम है, जो भी रिकॉर्ड आपने इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ लिख के, और पैरेंथेसिस में जिस सीक्वेंस के साथ आपने कॉलम का नाम लिखा है उसी सीक्वेंस के साथ उनकी वैल्यूज़ लिख देंगे। तो वो जैसे ही उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डाटाबेस के अंदर स्टोर हो जाएगा। अगर हमारा रिकॉर्ड उस डेटाबेस के अंदर मौजूद है, किसी का नेम चेंज करना है, किसी की आईडी या किसी का एड्रेस कुछ भी आपने अपडेट करना है, तो उसके लिए हम लिखते होते हैं अपडेट टेबल नेम, कौन सी टेबल है, और उसमें हम सेट करेंगे कॉलम 1, फॉर एग्जांपल उसका नेम है, उसको चेंज कर रहे हैं, तो
तो उसके हम वैल्यू लिखेंगे इज इक्वल टू वैल्यू अपडेट जो कर रहे हैं, जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो लिखेंगे, कॉलम 2 कॉलम 3 इस तरह से वैल्यू साथ लिख के अब हम लिखेंगे किसी भी एक रो को अगर अपडेट करना है तो वेयर, जहाँ पे उसकी आईडी ये है, वेयर कंडीशन लगा देंगे कि आईडी इज इक्वल टू 1, आईडी इज इक्वल टू 2, इसी तरह से। तो लास्ट हमारी जो स्टेटमेंट है वो है डिलीट की। डिलीट स्टेटमेंट क्या वर्क करती है कि जो रिकॉर्ड हमारा डेटाबेस में है वो सारा भी डिलीट कर सकते हैं, स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। सारा डिलीट करने के लिए हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, तो सारा रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। और अगर स्पेसिफिक कॉलम रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, कंडीशन लगाएंगे आईडी या नेम या एड्रेस या जो भी आपने लगाना है, तो कंडीशन लगा दें कि भी जिसका रोल नंबर 1 आ रहा है या 2 आ रहा है उसको आप क्या कर दें, डिलीट कर दें। तो ये हमारी क्यूरीज थी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा एंड होता है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज के बाद हमारा डाटा तो स्टोर हो गया, इसकी रिपोर्ट या इसका हमने जो एप्लीकेशन बनी है उसको हम पब्लिश कैसे करते हैं और उसकी होस्टिंग कैसे करते हैं, तो ये हमारा टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम डिस्कस करेंगे।